स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम सोशल साइंस की जो इकोनॉमिक्स वाली बुक है उसको स्टार्ट करेंगे। लास्ट जो है लेक्चर हमने फ्रांस जो है उसकी रेवोल्यूशन पढ़ी थी, तो वो एकदम से हमें स्टॉप करनी पड़ी क्योंकि यूनिट टेस्ट जो है हम इन 3 बुक्स के अंदर से लेंगे। एक इकोनॉमिक्स, एक जियो का चैप्टर हो गया है और थर्ड बुक है हमारी डेमोक्रेसी वाली, उसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे बेटा। तो इसलिए मुझे वो बीच में छोड़ के आपके लिए ये तैयार करना पड़ा लेक्चर। इसमें इकोनॉमिक्स जो है बेटा फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, क्योंकि 8th क्लास में ऐसा कुछ नहीं होता। जियो होती है हिस्ट्री और जो है थर्ड बुक क्या होती है सिविक्स। अब इसमें 4 बुक भी आ गई है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का ही मतलब बेटा क्या होता है, अगर इको की बात करें अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स मीन्स क्या होता है किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो कैसी है। और इकोनॉमिक कंडीशन हमेशा किससे रिलेट करती है, इनकम से, कि किसी भी अर्थव्यवस्था के जो इनकम सोर्सेज हैं वो क्या हैं। जैसे पर्सनल भी अगर लगाएं तो हर एक व्यक्ति का इनकम सोर्स अलग अलग है, उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो अलग है। तो हम इस बुक के अंदर हम अपनी कंट्री की और कंपैरिजन करेंगे वर्ल्ड की, या कंपैरिजन करेंगे किसी इंडिविजुअल व्यक्ति की कि इनकम क्या है। तो उसमें क्या आ जाता है बेटा कि हमारे जो ऑक्यूपेशंस हैं, हमेशा से हम हिस्ट्री में एक टॉपिक पढ़ते आते हैं इकोनॉमिक जो है का जो कॉजेज़ हैं, या उसमें क्या आता है इकोनॉमिक के अंदर, इकोनॉमिक कंडीशन क्या रहती है किसी सोसाइटी की। तो उसमें हम हमेशा से ही क्या पढ़ते आए हैं कि उस एरिया का, उस कंट्री का ऑक्यूपेशन क्या होता है। और मोस्टली हम एग्रीकल्चर ही आज तक पढ़ते आए हैं कि हमारे जो एग्रीकल्चरल लैंड है, और इसलिए मोस्टली पीपल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर। लेकिन हम अब देखते हैं कि जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसमें जो हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो भी चेंज होता जा रहा है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी जो है 3 सेक्टर में डिवाइड किया गया है, जिसका नाम दे दिया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। चलो ये तो नेक्स्ट बातें हैं। अब हम इकोनॉमिक्स जो है आपको पता चल गया कि इकोनॉमिक्स का मतलब ही क्या होता है, कि इसमें हम वो वाली बातें पढ़ेंगे जो हमारी इनकम से रिलेटेड होती हैं या मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वो क्या है और कैसे हम नेशनल इनकम निकालते हैं, या हमारी पर कैपिटा इनकम कैसे हम फाइंड करते हैं और कहाँ से आती हैं। तो बिल्कुल इजी है। इसमें 4 चैप्टर्स हैं और 4 चैप्टर जो हैं वो आपके पेपर में जो है सिलेबस का जो है पार्ट रहेंगे। चारों चैप्टर, कुछ कट नहीं है इसके अंदर, इजी चैप्टर है बिल्कुल। जिसमें पहला चैप्टर है स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये एक इमेजिनरी विलेज है जिसको लेकर ये समझाया जाएगा आपको कि प्रोडक्शन कैसे हो सकती है, या किसी भी विलेज की इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, उस विलेज के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो कौन कौन से ऐसे काम करते हैं जिससे वो सरवाइव कर रहे हैं बेटा। तो है तो मेन मोटिव क्या है कि हमने अपनी इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी फाइंड करनी है और इकोनॉमी को समझना है। और वो एक विलेज का एग्जांपल देकर इसमें आपको क्लियर किया जाएगा बेटा। तो हमने मेन फोकस हमारे दिमाग में क्या इमेजिनेशन रहनी चाहिए, प्रोडक्शन की या इकोनॉमिक एक्टिविटी की। विलेज का तो सिर्फ एक जस्ट एग्जांपल है ताकि आप आइडिया लगा सको कि आप अगर शहर में रह रहे हो या एक विलेज में रह रहे हो तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी हो सकती हैं, क्योंकि इन्हीं एक्टिविटी से ही हमारा कंट्री चल रहा है। तो हम जो है इस चैप्टर के अंदर ये सारा डिटेल में रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओवरव्यू दिया हुआ है कि क्या पढ़ाने जा रहे हैं हम लोग इस चैप्टर के अंदर। द पर्पस ऑफ द स्टोरी इज़ टू इंट्रोड्यूस सम बेसिक कंसेप्ट्स related to production, and this we do through a story of a hypothetical village called पालमपुर। हाइपोथेटिकल क्या होता है बेटा, एक इमेजिनरी विलेज है जिसका नाम क्या है, पालमपुर। और इस स्टोरी का मेन पर्पस क्या है, क्या पर्पस है बेटा, टू क्लियर द बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं उनको हम क्लियर करेंगे, हम समझेंगे। और
उसको किसके थ्रू समझेंगे? एक विलेज है पालमपुर। ध्यान से सुनना है आपने, अंडरलाइंस करने हैं क्योंकि इसके अंदर इंटरनल क्वेश्चंस बनते हैं और क्लियर होगा तो हम उसको सॉर्ट आउट कर सकेंगे बेटा। फार्मिंग इज़ दी मेन एक्टिविटी। सेकंड पैरा देखें सभी। फार्मिंग या एग्रीकल्चर कह लें बेटा, एक ही बात है। फार्मिंग क्या होता है? खेती करना, और एग्रीकल्चर मीन्स भी क्या होता है? खेती करना। इज़ द मेन एक्टिविटी in Palampur, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy, transport etc. carried out on a limited scale. फार्मिंग जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है, मुख्य काम जो लोगों का है वो क्या है? फार्मिंग। इसके अलावा इन स्पाइट ऑफ दिस सो मैनी एक्टिविटीज़ डन इन द विलेज लाइक मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट, स्मॉल स्केल मतलब छोटे लेवल पर, लार्ज स्केल पर नहीं। लार्ज स्केल पर क्या हो रही है? इकोनॉमिक एक्टिविटी फार्मिंग। इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं, जैसे डेयरी है। अब लोग देखते हो आप गांव में डेयरी यानी दूध का काम कर लेते हैं। छोटे मोटे मैन्युफैक्चरिंग जैसे मेसन्स वगैरह हैं या कारपेंटर्स हैं, ये सब काम करते हैं। हर तरह की एक्टिविटी पाई जाती है विलेज के अंदर। तो ऐसा ही विलेज जो है पालमपुर में भी है और लिमिटेड स्केल पर ये काम होते हैं। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम्स, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी एक्सेट्रा। अब ये सारे जो रिसोर्सेज हैं इनके लिए क्या चाहिए? नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए, मैन मेड स्किल चाहिए, ह्यूमन एफर्ट्स भी चाहिए, पैसा भी चाहिए। अब ये एक्टिविटी हैं चाहे स्मॉल स्केल पर हैं चाहे लार्ज स्केल पर हैं, उसके लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब मैंने मेसन का एग्जांपल दिया, जो मिस्त्री होते हैं उनके पास अपने टूल्स होते हैं। अगर टूल्स हैं या उनके पास स्किल है तो वो क्या कर सकते हैं? किसी भी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ह्यूमन स्किल नहीं है, ह्यूमन एफर्ट्स नहीं है, तो हम कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते। एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पालमपुर वी विल लर्न हाउ वेरियस रिसोर्सेज कंबाइन टू प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड गुड एंड सर्विसेज इन द विलेज। तो इस चैप्टर में हम यही लर्न करेंगे, इसको रीड करेंगे, समझेंगे कि जो रिसोर्सेज हैं या कंबाइंड प्रोड्यूस द डिज़ायर्स गुड्स और सर्विसेज है कैसे विलेज में प्रोवाइड होती हैं बेटा। तो चैप्टर यहाँ से स्टार्ट है नीचे इंट्रोडक्शन में। पालमपुर इज़ वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन। ये एक ऐसा गांव है जिसकी रोड किसको लगती है? छोटे टाउन्स को भी और नेबरिंग विलेजेस को भी। आप देखते हो कि गांव की सड़कें चारों तरफ जो हैं 4 साइडेड से दूसरे विलेजेस या टाउन से अटैच होती हैं। ऐसे ही पालमपुर है, अकेला नहीं है वो। अगर उसकी रोड चारों देखें चारों तरफ तो वो किसी न किसी टाउन से टच करती हैं या विलेज से टच करती हैं। तो नेबरिंग विलेजेस के साथ भी और टाउन्स के साथ भी टच करती हैं। लिंक रोड बने हुए हैं बेटा। रायगंज अ बिग विलेज है लेकिन बड़ा है। ये 3 किलोमीटर दूर है पालमपुर से। एंड all weather road connects the village to Raiganj and further on to the nearest small town of शाहपुर। अब ये चाहे कोई भी वेदर हो, रोड जो है वो पक्की है, इसलिए वहाँ पर एक्टिविटी चलती रहती है, लोग जो हैं वो मूव करते रहते हैं। और इसके साथ ही एक छोटा सा टाउन है। देखो टाउन क्या होता है? कस्बा, शहर नहीं बोलेंगे उसको, यानी कि विलेज से थोड़ा जो है बड़ा और उसमें सब मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको टाउन कह देते हैं बेटा। तो शाहपुर है उसके पास, और एक विलेज आ गया रायगंज और दूसरा विलेज क्या आ गया? टाउन क्या आ गया? शाहपुर। मैनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर अवेलेबल विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलक कार्स, टांगास, बुगीज़। बुगीज़ क्या होते हैं? वुडन कार ड्रॉन बाय बफेलोज लोडेड विद जगरी। जगरी क्या होता है बेटा? गुड़। और अदर कमोडिटीज़ क्या होती हैं? जो बेसिक नीड्स की वस्तुएं होती हैं। 2 मोटर व्हीकल लाइक मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स। यानी कि ये ऐसी रोड है, बिजी रोड है जिसके ऊपर ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़ होती रहती हैं बेटा, जिसमें सारे ये नेम हैं। आप अपनी रोड पे देखते हो कि ये सारी चीज़ें चलती हैं। अगर रोड है तो ट्रांसपोर्ट के जितने भी मीन्स हैं वो उसके ऊपर मूव करते हैं। नेक्स्ट देखें, दिस विलेज
हैज़ अबाउट 450 फैमिलीज़। अब इस विलेज के अंदर कितनी फैमिलीज़ हैं? 450 फैमिलीज़। यानी जो विलेज है पालमपुर, 450 ही परिवार रहते हैं, छोटा सा ही गांव है मतलब। बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। अब जो 450 परिवार है उसमें भी अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं। अब इसकी भी डिवीज़न कर रखी है, ये डिवीज़न ध्यान से नोट करनी है आपने, अंडरलाइन कर लेना। द 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ ऑन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन दी विलेज। अब 450 परिवारों में 80 परिवार ऐसे हैं जिनके पास विलेज की जो लैंड है वो ज़्यादा है, यानी कि बिग लैंड लॉर्ड्स हैं। उनके हाउसेज जो हैं, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, क्योंकि अगर उनके पास ज़मीन है तो घर भी बड़े होंगे, पक्के होंगे, अच्छे बने होंगे। आर मेड ऑफ ब्रिक विद सीमेंट प्लास्टरिंग। पक्के घर बने हुए हैं सीमेंट के, उनके ऊपर प्लास्टर भी चढ़ा हुआ है, यानी कि ठीक है ना। पक्के घर ईंटों के ऊपर सीमेंट लगा के उसको और फिनिशिंग दी जाती है तो अच्छे हमारे घर बन जाते हैं, बिल्डिंग्स बन जाती हैं। द एस सीज़ क्या आते हैं? सोशल जो है क्लासेस हैं, शेड्यूल्ड क्लासेस जो है, दलित, कंप्राइज 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन एंड लिव इन द कॉर्नर ऑफ द विलेज। अब 450 परिवारों में 80 परिवार तो ऐसे हैं जो अमीर हैं। अब कुछ बैकवर्ड क्लासेस के हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, दलित हैं, वो गांव के एक साइड में रहते हैं, वो गांव में बीच में नहीं रहते, उनको एक कोना यानी गांव का एक साइड में ही वो रहते हैं। और मच स्मॉलर हाउसेस हैं उनके, बिल्कुल छोटे छोटे घर हैं। मड और स्ट्रॉ यानी कि कच्ची झोपड़ियाँ नहीं होती, देखी आपने, सीमेंटेड नहीं है, कच्चे घर हैं उनके। मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन। और सबसे बड़ी बात है कि जो गांव छोटा है लेकिन बिजली सबके घर में है, इलेक्ट्रिसिटी सबके घर में है। इलेक्ट्रिसिटी पावर्स all the tubewells in the field and is used in various types of small business. पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स। अब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से क्या हो रहा है वहाँ पर बेटा, देखो बिजली से बहुत सारी एक्टिविटी की जाती हैं, जहाँ पर ये बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अगर होता है तो अपने आप ही डेवलप करता है, चाहे वो कोई विलेज हो चाहे वो शहर हो बेटा। तो यहाँ पर स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं क्योंकि वहाँ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी से ट्यूबवेल भी चल रहे हैं खेतों के अंदर। तो जब ट्यूबवेल है इट मीन्स वहाँ पर इरिगेशन के लिए वाटर जो है सप्लाई अच्छी है, जिससे खेती बाड़ी अच्छी होती होगी भाई। पालमपुर में क्या है, 2 प्राइमरी स्कूल है और एक हाई स्कूल है बेटा। देयर इज़ ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट। और वहाँ पर एक हॉस्पिटल भी है जो सरकार द्वारा चलाया जाता है, यानी सरकारी अस्पताल है। और 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी, एक प्राइवेट भी डिस्पेंसरी है, वेयर द सिक्स आर ट्रीटेड, जहाँ बीमारों का इलाज होता है। अब गांव है, देखो आपने सारी चीज़ें पढ़ी, छोटा गांव है, प्रोडक्शन वर्क भी हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, स्मॉल स्केल पर बहुत सारी जो है वर्क होते हैं, इवन की स्कूल्स भी हैं। तो कहाँ से वो गांव रह गया बेटा, हर एक चीज़ वहाँ पर पाई जाती है। इट मीन्स लोगों के पास जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करवा रही है गवर्नमेंट, तो वो अपने आप ही ग्रो करेंगे ना। अगर ये बेसिक चीज़ें नहीं होती, स्कूल है या हॉस्पिटल्स हैं, अगर हेल्थ और एजुकेशन पे ही डिपेंड करता है किसी कंट्री की डेवलपमेंट। अगर हम पढ़ते हैं ना कि कोई कंट्री डेवलप है या डेवलपिंग है या अंडर डेवलप है, तो वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो ह्यूमंस हैं वो कितने स्किल्ड है, एजुकेटेड है या कितने हेल्दी है। अब अगर इस छोटे से विलेज में ही हर एक चीज़ प्रोवाइड है तो नेचुरली है वो विलेज जो है ग्रो करेगा, डेवलप होगा। द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स, ट्रांसपोर्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, इरीगेशन, स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर। अब डिस्क्रिप्शन में हम बता ही रहे हैं कि पालमपुर में सब कुछ है, अच्छा सिस्टम है, जिससे क्या हो रहा है, कंपेयर दीज फैसिलिटीज़ विद दोज इन योर नियर बाई विलेज। हम जो अपने गांव हैं या हमारे आसपास के गांव हैं, अगर उनमें भी देखें कि ये बेसिक फैसिलिटीज़ हैं तो हम कंपैरिजन ईज़िली कर सकते हैं कि वो गांव कितना ज़्यादा डेवलप्ड है या डेवलपिंग स्टेज में है या अभी बैकवर्ड है। तो हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं बेटा। स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इन द विलेज।
अब इसमें हम डिफरेंट टाइप की जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है वो पढ़ेंगे। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। जितने भी इंडिया के मोस्टली कंट्रीज़ हैं उनमें क्या एक्टिविटी होती है बेटा? एग्रीकल्चर। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ मोस्टली पीपल्स इन दिस कंट्री इज दे डू एग्रीकल्चरल टास्क। द अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ मेनली क्या है? नॉन फार्म एक्टिविटीज़। अब नॉन फार्म एक्टिविटीज़ या फार्म एक्टिविटीज़, ये टू टाइप्स की एक्टिविटीज़ यहाँ आ गई। फार्म एक्टिविटीज़ क्या है? जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जैसे एग्रीकल्चर ही हो गई, डेयरी हो गई, ठीक है, माइनिंग हो गई, तो ये सब लैंड के ऊपर होता है। ऐसे ही नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में क्या आता है? जो एग्रीकल्चर से अलावा लोगों की इनकम सोर्स है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग एक्सेट्रा। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ दीज टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन। हम इनको फार्म एक्टिविटी और नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। कि जो प्रोडक्शन है, हमने बहुत इजीली कह दिया कि जो प्रोडक्शन है वो नेचुरल रिसोर्सेज से लेकर डिपेंड करती है कि किसी कंट्री के अंदर कितनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही है या उनके पास कितने रिसोर्सेज हैं। अब इट डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स। अब अगर हम किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो 4 फैक्टर्स जो हैं आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़, जिसमें हम ये बोल्ड लेटर्स में लिखे हुए हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड फिजिकल कैपिटल। लैंड, लेबर, कैपिटल और फिजिकल कैपिटल। इसमें लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल के अलावा ह्यूमन भी आ जाता है बेटा, क्योंकि ये भी मेजर फैक्टर है प्रोडक्शन का। अब हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे और ये अगर हमारे पास अवेलेबल हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और ह्यूमन, तो ये अगर 4 फैक्टर किसी भी कंट्री के पास हैं तो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ विल बी डन। नेक्स्ट है द एम ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन मीन्स produce goods and services that we want. Therefore 4 requirements for production of goods and services। किसी भी चीज़ को पैदा करने में, उसको ग्रो करने में और उसको फिर लोगों तक पहुंचाने में जो सर्विसेज लगती हैं। अब किसान ने खेती बाड़ी की, हमारे लिए प्रोडक्शन की, चाहे वो राइस की हो चाहे वीट की हो, लेकिन उसको अवेलेबल उसने तो हम ग्रो कर दिया, अवेलेबल किसने करवाया उसको? जो प्रोडक्शन को हम देखते हैं कि मंडियों में जाती है, मंडियों से वे गवर्नमेंट स्टोर्स में जाती है, फिर वो लोगों के लिए अवेलेबल होती है। फिर उससे उस राइस और वीट से बहुत सारी चीज़ें बनती है और वो चीज़ें जो है कस्टमर तक जाती हैं, आम लोगों तक जाती है, उसको बोल देते हैं सर्विसेज। तो गुड्स और जो सर्विसेज है, वस्तुएं और जो सेवाएं हैं जिनकी हमें ज़रूरत है, ठीक है, उन चीज़ों को बनाने में या पहुंचाने में क्या फैक्टर काम करते हैं? तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स। सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है? अगर हमने प्रोडक्शन करनी है तो सबसे हमें पहले क्या चीज़ चाहिए? लैंड। फिर उसके अलावा क्या चाहिए? वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स। तब जाकर किसी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन होती है। सेकंड रिक्वायरमेंट है लेबर। अब लैंड है, हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो प्रोडक्शन कौन करेगा? लेबर चाहिए ना उसके लिए। तो सेकंड रिक्वायरमेंट इज़ लेबर। तो लेबर में क्या आ जाएगा? पीपल्स हु विल डू द वर्क। प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर्स टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। अब हमें लेबर जो है स्किल्ड भी चाहिए और अनस्किल्ड भी चाहिए। ऐसे भी चाहिए इंजीनियर टाइप जो टेक्नोलॉजी लगाएं, किसी भी चीज़ को काम करना है हमने, मान लो बिल्डिंग ही बनानी है, तो इसका जो मैप है
वो अनस्किल्ड जो अनपढ़ लोग हैं वो थोड़ा मैप बना सकते हैं, तो आर्किटेक्चर चाहिए हमें उसके लिए। अगर हमने बिल्डिंग बनानी है तो हमें मैसन चाहिए जो स्किल्ड हो, ये नहीं कि वो दीवारें टेढ़ी मेढ़ी बना दे। कोई भी प्रोडक्शन वर्क है, चाहे वो एग्रीकल्चर के अंदर है या सोसाइटी के अंदर है, उसमें जो लेबर चाहिए वो दोनों ही टाइप की चाहिए, एक तो लेबर वर्क करे और एक स्किल्ड वर्क करे। तो हमें हाईली एजुकेटेड वर्कर्स भी चाहिए और लेबर भी चाहिए। अदर एक्टिविटी रिक्वायर्ड हु कैन डू मैनुअल वर्क। लेबर में क्या आता है, दोज पर्सनस हु कैन डू मैनुअल या हैंडमेड वर्क, जो हाथों से काम होता है, उसके लिए हमें अनस्किल्ड लेबर चाहिए। ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। हर एक कैटेगरी का, चाहे वो स्किल्ड है चाहे अनस्किल्ड है, वो ज़रूरी है किसके लिए बेटा, प्रोडक्शन के लिए। थर्ड रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल, दैट इज़ द वैरायटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। फिजिकल कैपिटल भी 2 टाइप्स की होती है बेटा। भौतिक पूंजी, अब लैंड भी हो गई, लेबर भी हो गई। अब उसके ऊपर जो हमने प्रोडक्ट ग्रो करना है या कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, कैपिटल, पैसा। तो ये भी किसी प्रोडक्शन के अंदर, किसी गुड्स और सर्विसेज के अंदर पैसे की बहुत ज़रूरत होती है बेटा। अगर हमारे पास कैपिटल है तो हम वो एक्टिविटी बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं और उसका आउटपुट भी आएगा कि सब लोगों की जो कैपिटल इनकम है वो बढ़ेगी। अब ये जो फिज़िकल कैपिटल है वो फर्दर 2 टाइप्स की है, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल और दूसरी होती है वर्किंग कैपिटल। अब फर्स्ट जो है फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल में क्या आ जाता है, फिक्स्ड कैपिटल बेटा वही होती है जिसमें हम जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो फर्दर हमें क्या देती है, पैसा देती है। ऐसी कैपिटल, ऐसी पूंजी, ऐसा पैसा जिससे हमें फर्दर और पैसा मिलता जाता है, उसको कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल। टूल्स है, मशीनरी है, बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। अब हमारा जो घर है या हमारे पास जो और मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं घर के अंदर, आप देखते हैं ना कितना सामान होता है, फर्नीचर है या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं या हमारी वैसे प्रॉपर्टी है, ये एक फिक्स्ड कैपिटल है क्योंकि हमने इनमें एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो वो ये बिल्कुल लॉन्ग रन में भी हमें हेल्प करती है। ऐसे ही अगर फार्मर है तो उसके पास अगर मशीनरी है, हार्वेस्टर मशीनें हैं या टरबाइंस है, जनरेटर्स हैं, तो वो एक बार उसने इन्वेस्टमेंट कर दी तो फर्दर क्या करेगी, उसको प्रॉफिट ही देती जाएगी, यानी पैसे से पैसा वो कमाता जाएगा। तो ऐसा पैसा जिसमें जो हम इन्वेस्ट करते हैं और फर्दर हमें वो बेनिफिट देता रहता है, उसको, उस कैपिटल को फिक्स्ड कैपिटल बोला जाता है। टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स क्या करती है, रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज फार्मर्स प्लो टू सोफिस्टिकेटेड मशीन्स। हल, प्लो क्या होता है बेटा, हल, और सोफिस्टिकेटेड होते हैं परिष्कृत, यानी कि जो और टूल्स यूज़ होते हैं खेती के अंदर उनको सोफिस्टिकेटेड कहते हैं। जैसे बड़ी बड़ी जनरेटर, टरबाइन मशीनें होती हैं, हार्वेस्टिंग मशीनें होती हैं, फसल काटने और बोने में बहुत सारी मशीनों का यूज़ होता है। कंप्यूटर्स हैं, इसी तरह टूल, मशीन, बिल्डिंग, ये सब किस में काम आते हैं, प्रोडक्शन के अंदर। और ये सब जो इन्वेस्टमेंट है वो किस कैटेगरी में आ जाती है, फिक्स्ड कैपिटल में। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल आ गया, मनी इन हैंड हो गया, ठीक है। प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल सच एज द yarn used by the weaver, clay used by the potter. Also some money is always required during production to make payment or buy other necessary items. Raw materials and money in hand are called working capital. Unlike tools, machine, building, these are used up in production. अब वर्किंग कैपिटल ऐसी है जो वर्क में आती है। मान लो किसान का, एक फार्मर का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। फार्मर को हर साल क्या चाहिए, उसको फर्टिलाइजर्स चाहिए, उसको केमिकल्स चाहिए, ठीक है, उसको सीड्स चाहिए। तो हाई वैरायटी जो यील्ड HYV सीड्स जो हैं वो यूज़ करता है। हर साल उसको इरिगेशन के लिए वाटर चाहिए, तो उसके ऊपर जो पैसा खर्च कर रहा है वो वर्किंग कैपिटल है, क्योंकि हर साल उसको उस कैपिटल की नीड है, ठीक है ना। ये ऐसी पूंजी है जिसे बार बार खर्च करना पड़ता है।
इसी तरह वीवर का एग्जांपल इन्होंने दे दिया बुक में कि जो वीवर है, बुनकर है, जो कपड़ा बुनता है, उसको धागा चाहिए। कुम्हार है, उसको हर बार मिट्टी चाहिए, तो वो बनाकर उनको बेच देता है, तो फिर दोबारा प्रोडक्शन के लिए उसको ये चीज़ें चाहिए, तो उसको पैसा भी चाहिए। किसान है, उसको भी हर साल वो ऐसी चीज़ें जो उसको हर साल यूज़ करनी है, उनके ऊपर पैसा खर्च करता है। तो वी हैव अंडरस्टैंड द टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल and working capital. Fixed capital means money in hand, and we invested on the machinery, tools, etc., and further they get us benefit. And working capital, we need money every year to do agricultural task या manufacturing task. Clear? आपको क्लियर हो गया बेटा? देयर इज़ अ फोर्थ रिक्वायरमेंट टू। अब 3 रिक्वायरमेंट हमने रीड कर ली, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल। अब फोर्थ रिक्वायरमेंट भी है प्रोडक्शन और गुड्स और सर्विसेज के अंदर। यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइजेज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। अब इन तीनों चीज़ों को यूज़ करने के लिए क्या चाहिए? ह्यूमन कैपिटल, यानी कि हमें मैन पावर भी चाहिए। ये चीज़ें तो हैं ही हैं, फिजिकली हम यूज़ कर रहे हैं इनको, लेकिन यूज़ कौन कर रहा है? ह्यूमन। तो ह्यूमन इट्स सेल्फ इज़ अ रिसोर्स, ह्यूमन इट्स सेल्फ इज़ डू प्रोडक्शन वर्क। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एवरी प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइंड लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो आपको रिमाइंड रहना चाहिए, you should learn permanently we need 4 factors to do production work, that's are land, labor, physical capital and human capital। इसके बारे में ही हम आगे पढ़ते जाएंगे। लैंड, लेबर और जो कैपिटल है हम 3 फैक्टर्स इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और फॉर आवर कन्वीनियंस वी विल रेफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस चैप्टर। तो हम यहाँ तक फिजिकल कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे। जो ह्यूमन कैपिटल है वो सेकंड चैप्टर में एग्जांपल के साथ हमें समझाएंगे बेटा। अब हम फर्स्ट एक्टिविटी देखते हैं जो प्रोडक्शन के अंदर लैंड है। पालमपुर का एग्जांपल देकर हम पढ़ेंगे कि लैंड जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन के लिए इज़ फिक्स्ड। पता ही है बेटा कि लैंड को, जो ज़मीन है, भूमि है, उसको हम बढ़ा और घटा नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में 29% लैंड एरिया। अब उस 29% को ये तो है नहीं है कि हम ओशंस के अंदर इतनी ज़्यादा मिट्टी डालते जाएं कि वहाँ ज़मीन बन जाए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो लैंड इज़ फिक्स्ड। जिस इलाके में, जिस कंट्री के पास जो लैंड एरिया है वो एक फ़िक्स हो गया, उसको हम ना तो कम कर सकते हैं ना बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे ही जो पालमपुर है वहाँ मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी क्या है? फार्मिंग। मोस्टली जो 75% पीपल हैं engaged in agriculture और they are dependent on farming for their livelihood. They could be farmers or farm laborers. वो क्या है? किसान भी हो सकते हैं और श्रमिक भी हो सकते हैं, लेबरर भी हो सकते हैं। The well-being of these people is closely related to production on the farms. ये लोग प्रोडक्शन के लिए खेतों पर क्या करते हैं? डिपेंड होते हैं बेटा। अब 75% अगर पालमपुर में लोग किसान हैं, चाहे वो लैंडलॉर्ड्स हों चाहे लैंडलेस हों, उसी फिक्स लैंड पर ही काम करेंगे। उनको पता है कि इतना एरिया है तो इसी में ही हमने प्रोडक्शन को बढ़ाना है। अब प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम देखते ही हैं कि कितने कितने जो हैं यूज़ करते हैं वो लोग ऐसे ऐसे सोर्सेज, जैसे क्वांटिटी है प्रोडक्शन की वो बढ़ती जाती है। लैंड वही है, but remember that there is a basic constraint in raising farm production. Land area under cultivation is practically fixed. लेकिन हमें रिमेंबर रहना चाहिए कि जो फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो फिक्स्ड एरिया के अंदर ही हो सकती हैं। सिंस 1916 पालमपुर देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन। 1960 के बाद, क्योंकि 1960 की बात कर रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी बेटा अपनी कंट्री में। इसमें क्या किया गया था? जो बैरन लैंड थी
जो बंजर थी, खाली पड़ी ज़मीन थी, उसको फर्टाइल किया गया, बंजर भूमि को उत्पादक भूमि में कन्वर्ट किया गया, या जो स्मॉल होल्डिंग्स थी, छोटे छोटे खेत थे लोगों के पास, उनकी जो है कंसोलिडेशन की गई। और उसके बाद लोगों को एक ही जगह पर, जो अलग अलग इलाकों में जैसे खेती करते छोटे छोटे खेतों में, पहले क्या होता था, जंगल ही जंगल होते थे, लोग छोटे से एरिया को साफ़ करते थे और अपने लिए खेती कर लेते थे। अब वही जो एग्रीकल्चर है वो मार्केट के लिए की जाती है, तो उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए। तो इसलिए 1960 के बाद जो हमारी गवर्नमेंट थी उसने कंसोलिडेशन शुरू की थी कि जैसे गांव बन गए, गांव के आसपास की जो ज़मीन थी वो इकट्ठी एक गांव को दे दी और उसमें वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। छोटे खेतों से हमारे खेतों का जो साइज़ था वो बड़ा हो गया, स्मॉल प्लॉट से वो बिग प्लॉट बन गए। तो खेती की जो एक्टिविटी है, मान लो ट्रैक्टर है, वो छोटे खेत में थोड़ा चल सकता है, तो जितनी भी मशीन्स हैं उनको यूज़ करने के लिए हमें लार्ज स्केल पर बड़े खेत चाहिए होते थे। तो लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन की गई और ये बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था उस वक्त, लेकिन इसको सरकार ने सॉल्व की ये प्रॉब्लम और बड़े आकार किए, हेक्टेयर में कन्वर्ट की ज़मीन और फार्म एक्टिविटी होने लगी। बेटा ये आज का चैप्टर यहीं पर ही हम फिनिश करते हैं, ठीक है? ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।